विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इसके पिछले लेक्चर्स में हमने 1.1 के बेसिक्स किए थे। आज हम अपना प्रश्न संग्रह 1.1 को हल करेंगे। याद होगा हमने जब बेसिक लेक्चर किया था तो बेसिक लेक्चर में हमारा एक सूत्र आया था, जैसे कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, क्या है हमारे पास त्रिभुज ए बी सी, तथा दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है त्रिभुज पी क्यू आर। और हमारे 1.1 में सवाल में ही यही पूछेगा कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो हमारा इसका एक सूत्र हमने लाया था कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या था बच्चों, याद है B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चों को पता होगा कि B1 का मतलब त्रिभुज ABC का आधार, H1 का मतलब त्रिभुज ABC की ऊंचाई। उसी तरीके से B2 का मतलब PQR का आधार, H2 का मतलब PQR की ऊंचाई। देखिए बच्चों, अगर मैंने त्रिभुज का नाम ले लिया है ABC और PQR तो मैंने यहाँ पे त्रिभुज का नाम दे दिया। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे त्रिभुज का नाम नहीं पता है, बस सीधा बोल दिया कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो, तो मैं मान लेता हूं, माना पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ले लेता हूं A1, पहले वाले त्रिभुज का एरिया। उसी तरीके से दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 हो जाएगा। अब यहां पे त्रिभुज का नाम नहीं लिखा, पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1, दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल A2। तो यही फॉर्मूला हमारा ऐसा बदल जाएगा कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र तो वही रहेगा B1 गुणे H1 B2 गुणे H2। ये सूत्र हम कब लगाएंगे, जब हमको त्रिभुज का नाम नहीं दिया है, सीधा त्रिभुज के आधार और ऊंचाई की बात किया है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है और उनका आधार और ऊंचाई दिया है, तो हम इसको हल करेंगे। तो अब देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात का सूत्र तो हमको पता है, चलो इसको हम अपने सवाल में यूज करते हैं। बच्चों, प्रश्न संग्रह 1.1 का पहला सवाल, जैसे कि आपको सवाल ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा और मैं सवाल पढ़ भी रहा हूं, ध्यान दो ना। क्या बोला है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 तथा ऊंचाई कितना है 5, किसी भी त्रिभुज का बोला है, त्रिभुज का नाम दिया गया है क्या, मुझे नहीं दिया गया है, तो मैं मान लेता हूं माना पहले त्रिभुज का, उसको पहला त्रिभुज ले लेता हूं, माना पहले त्रिभुज में, तो पहले त्रिभुज में उसकी आधार, पहले वाले त्रिभुज के आधार को क्या ले लेता हूं B1 कितना दिया गया है आपको 9, और उसकी ऊंचाई मतलब H1 कितना दिया गया है आपको 5। मैंने पहला त्रिभुज मान लिया, इसलिए पहले वाले त्रिभुज के आधार को B1 और ऊंचाई को H1। उसी तरीके से आगे अब सवाल में पढ़ोगे तो दूसरे त्रिभुज के बारे में भी दिया गया है। तो दूसरे त्रिभुज में आपको क्या दिया गया है कि दूसरे त्रिभुज का आधार 10 तथा ऊंचाई 6। तो दूसरे त्रिभुज का आधार हमारा क्या है B2 कितना है 10, उसकी ऊंचाई H2 हमारा कितना दिया गया है 6। ये हमको दिया गया था कि पहले वाले त्रिभुज का ये आधार और ऊंचाई है, दूसरे वाले त्रिभुज का ये आधार और ऊंचाई है। सवाल यही पूछा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखो यहां पे मुझे त्रिभुज का नाम दिया गया है क्या, नहीं। जैसे कि बच्चों मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, ये सवाल को ना हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि पहले वाले त्रिभुज को ABC मान लो, दूसरे वाले त्रिभुज को PQR मान लो। ABC PQR मानकर भी कर सकते हैं और बिना माने भी कर सकते हैं। जब मैं ABC और PQR मानता तो ये सूत्र का उपयोग करता, लेकिन जब मैंने किसी त्रिभुज को माना ही नहीं तो मैं डायरेक्टली ये वाला सूत्र अप्लाई कर सकता हूं। तो हमारा सूत्र क्या आएगा, लिखेंगे हम दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। हमारा सूत्र क्या है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात का, A1 बटे A2, क्योंकि त्रिभुज का नाम नहीं दिया है तो आएगा B1 गुणे H1 और यहां क्या आएगा B2 गुणे H2। अब मुझे बताओ A1 बटे A2, अब आपको B1 और H1 का मान पता है कि नहीं, 9, H1 कितना है आपका 5, B2 कितना है आपका 10, H2 कितना है आपका 6। कोई चीजें कट रही होंगी तो उनको काटो, जैसे कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
अब यहाँ पे देखो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और कोई चीज नहीं कट रही है, तो आपका देखो 3 ऊपर कितना बचेगा, 3 एक कम 3 बटे नीचे 2 दूनी 4। तो इसका आंसर मैं यहां लिख रहा हूं बच्चा, आप लोग ध्यान देना, थोड़ा सा लाइन खींच दे रहा हूं कि आपको समझ में आए। हमारा उत्तर क्या आया है, A1 बटे A2 बराबर कितना आ गया है, 3 बटे 4। अब यहां पे एक चीज का ध्यान देना, ये हमारा जो आंसर है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ही है ना, A1 बटे A2 बराबर 3 बटे 4। लेकिन हमको सवाल में क्या पूछा था, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये मेरा बटे में है तो मुझे अनुपात में लिखना रहा, तो ऐसा नहीं लिख सकता हूं A1 अनुपात A2 बराबर आंसर क्या आएगा, 3 अनुपात 4। इस पे ध्यान देना बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन अनुपात में पूछा है तो हमारा आंसर भी अनुपात में रहेगा। अगर मान लो मुझे दिया रहता कि A1 बटे A2 का मान ज्ञात करो तो मैं यहीं तक रुक जाता, लेकिन मुझे बोला अनुपात में ज्ञात करो, इसलिए ये वाला स्टेप हम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। बेटा पहला सवाल हमने आसानी से खत्म कर लिया क्योंकि हमको आधार पता है, ऊंचाई पता है, हमने सूत्र लगाया और हमारा खत्म हो गया। देखिए दूसरा सवाल करने से पहले हम देखो अपना बेसिक्स ही यूज करेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं जिसमें आप बच्चे हमारी हेल्प करना। ठीक है, क्या कंसेप्ट है, जैसे कि हमको सूत्र पता है, सूत्र हमारा क्या है, A1 बटे A2 मतलब पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या आता था, B1 गुणे H1 B2 गुणे H2, ये हमारा सूत्र है। अब ये सूत्र में ना हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। बदलाव क्या करेंगे आप भी ध्यान देना। 3 केस लेते हैं। पहला केस, केस 1, यदि त्रिभुज का आधार समान है, यदि त्रिभुज का आधार समान है, आधार मतलब समझ रहे हो, ऊपर वाले त्रिभुज का और नीचे वाले त्रिभुज का, या अगर मैं और अच्छे से बोलूं, यदि दोनों त्रिभुज का आधार, और अच्छे से अगर आपको समझ में आना तो यदि दोनों त्रिभुज का, थोड़ा सा ध्यान देना, यदि दोनों त्रिभुज का आधार समान है, आधार ऊपर वाले त्रिभुज का क्या है B1, नीचे वाले त्रिभुज का क्या है B2, दोनों बराबर हैं, दोनों को मैं क्या मान लेता हूं कि चलो दोनों का मान B है। जैसे कि अगर दोनों का आधार समान है तो कोई एक मान, जैसे मान लो अगर उसका मान 10 है तो, लेकिन मुझे मान पता नहीं है कि 10 है कि 15 है कि क्या है, तो B1 को भी B मान लिया हूं, B2 को भी B मान लिया हूं। तो अब इसी को यहां पे रखो तो क्या आएगा आंसर, ध्यान देना, A1 बटे A2 बराबर B1 की जगह क्या लिखूंगा B गुणे H1, B2 की जगह पे भी क्या लिखूंगा B गुणे H2। अब आप देखो क्या हो रहा है, आपको खुद को पता है कि ऊपर का आधार नीचे का आधार समान है, जब आधार समान है तो आधार कट जाता है, कट जाएगा। याद रखना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी अगर आधार समान है ऊपर और नीचे का हम काटते हैं तो हमको कारण देना पड़ेगा। क्या कारण देना पड़ेगा, समान आधार वाले त्रिभुज, क्योंकि उसका ऊपर का और नीचे का आधार समान आया, काटा तो हम कारण देंगे समान आधार वाले त्रिभुज। अब इससे आपको एक हिंट मिल गया रहेगा कि मैंने बोला था टोटल कितने केस रहेंगे, 3। पहला वाला केस मैंने बता दिया, तो दूसरा केस तो आपको खुद को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। जैसे अगर आधार समान है तो ऊंचाई भी तो समान हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो हम क्या लिखेंगे, यदि दोनों त्रिभुजों के ऊंचाई समान हो। अब ऊंचाई समान होने का मतलब समझ रहे हो, इसका ऊंचाई H1 इसकी ऊंचाई H2, तो H1 और H2 दोनों बराबर हैं, और दोनों बराबर हैं तो दोनों के मान को मैंने क्या ले लिया H, मतलब H1 की जगह पे भी H, H2 की जगह पे भी H। अब सूत्र में रखो A1 बटे A2 बराबर, देखो B1 तो B1 ही रहेगा, कूड़े H1 की जगह क्या लिखूंगा H, वैसे ही B2 तो B2 ही रहेगा, H2 की जगह पे क्या लिखूंगा H। अब ऊपर और नीचे कौन सा सेम है आपका, यहां पे भी H है, यहां पे भी H है, तो कैंसिल होगा, जो कटेगा, ऊंचाई कट रही है ना, तो हमको यहां पे कारण देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने क्यों काटा, क्योंकि समान ऊंचाई वाले त्रिभुज थे, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। अब बचा आपके पास एक केस, केस 3। केस 3 बच्चा कुछ नया नहीं है, हो सकता है कि उसका आधार भी समान हो और ऊंचाई भी समान हो, तो हम लिखेंगे यदि
आधार तथा यदि दोनों त्रिभुज का आधार तथा ऊंचाई समान हो। आधार तथा ऊंचाई समान हो मतलब समझ रहे हो, आपका जो B1 बराबर B2 ये दोनों बराबर है, दोनों के मान को क्या ले लिया हूं B। उसी तरीके से H1 और H2 ये दोनों भी बराबर हैं, किसके मान के, H के। सूत्र में रखो तो क्या आएगा, A1 बटे A2 बराबर, देखो B1 की जगह क्या लिखूंगा मैं B, H1 की जगह क्या लिखूंगा मैं H, नीचे भी B2 की जगह क्या लिखूंगा मैं B, और H2 की जगह क्या लिखूंगा मैं H। अब यहां पे आपके साथ में एक मैजिक क्या हो रहा है, ऊपर नीचे B और B को काट दिया कि नहीं आपने, तो ये क्या हो गया, समान आधार। लेकिन उसी समय उसकी ऊंचाई भी क्या है आपकी, समान, तो इसका समान आधार भी है और समान ऊंचाई भी है। अच्छा, जब सब कट गया तो बचा क्या, जैसे आपको एग्जांपल के लिए ऊपर 2 है नीचे 2 है, जब आप काटते हो तो क्या करते हो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सब कुछ कट गया तो ऊपर भी 1 बचा नीचे भी 1 बच गया। उसी तरीके से ऊपर भी यहां पे क्या बच गया 1, नीचे भी क्या बच गया 1। लेकिन जब भी हम काटेंगे तो उसी समय हम कारण क्या देंगे, समान आधार तथा समान ऊंचाई वाला त्रिभुज, क्योंकि इसका आधार भी समान है ऊंचाई भी समान है। तो आपका आंसर क्या आया दूध, A1 बटे A2 कितना आएगा, 1 बटे 1। देखिए बच्चा, ये हमारे 3 केसेस जो अलग अलग हैं, इसका कंसेप्ट तो मैंने यहां सिखा दिया, लेकिन इसको हम सवाल में कैसे उपयोग करेंगे उसको सवाल में ही देखते हैं। तो हम अपना आगे वाला सवाल कंटिन्यू करते हैं, सवाल नंबर 2। बच्चों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आकृति और क्या दिया गया मैं लिखा हूं, और सवाल भी आपको ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो हम यहां पे देखते हैं हमको क्या दत्त मतलब क्या दिया गया है सवाल में आपको दिया गया है कि AD लंब है AB पे। देखो ये चिन्ह देखते ही आपको पता चलना चाहिए, ये चिन्ह का मतलब होता है लंब का मतलब होता है 90 अंश। AD और AB जहां बिंदु पे मिल रहे होंगे वहां पे 90 अंश का कोण बना रहे होंगे। आकृति में देखो, ये है आपका AD, ये है आपका AB। AD और AB मिल रहे हैं A पे, कितने अंश का कोण बना रहे हैं, 90 अंश का। आकृति में एक चीज और दी गई है जो मैंने नहीं लिखा, BC लंब है AB पे, यहां पे लिख दे रहा हूं BC लंब है AB पे। समझ रहे हो, आपका देखो ये D को थोड़ा सेपरेट कर दे रहा हूं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। BC लंब है AB पे, ये है BC और ये है AB, दोनों 90 अंश का कोण बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ये जो चीजें मेरे को 2 चीज दी गई है, 2 चीज मैंने आकृति में भी देख लिया। अब आपको क्या दिया है, BC बराबर 4, BC का मान कितना दिया गया है आपको 4, तो उसको मैं आकृति में बनाता हूं। BC कहां पे है, BC, ये पूरा मान मुझे कितना दिया गया है 4। AD का मान कितना दिया गया है 8, ये है AD, इसका मान कितना दिया गया है 8। जैसे कि याद होगा मैंने बोला था कि हमको 1.1 में सवाल में क्या बोलेगा, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ही निकालना रहेगा। तो यहां पे भी आपको देखो क्या बोला है, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज ADB। मतलब इसको अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अपना लगा सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, हल में देखते हैं। किसी भी 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल को, अच्छा आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा बच्चा लोग कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात तो क्या होता है, एरिया त्रिभुज ABC। अब यहां से पहले से ही मुझे नाम दिया गया है तो मुझे नाम सोचने की जरूरत नहीं है, एरिया त्रिभुज ADB। अब हमारा सूत्र क्या था, B1 गुणे H1 B2 गुणे H2, ठीक है। अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। B1 इसका आधार, H1 इसकी ऊंचाई, उसी तरीके से B2 ADB का आधार, H2 ADB की ऊंचाई। मतलब अब ये सवाल को हल करने के लिए आपको क्या चाहिए, आधार और ऊंचाई। तो हम आधार और ऊंचाई साथ में निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज ADB बराबर, पहले हम ऊपर वाले को करते हैं, ABC को करते हैं, ठीक है। आकृति में ABC कहां पे है, ABC, ये हो गया। तो अगर आधार मैंने AB ले लिया तो आधार की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, AB, तो गुणे। अब देखो हमारा ऊंचाई निकालने का एकदम बेसिक हमने इसके पहले सीखा था कि अगर किसी भी त्रिभुज में AB आधार हो गया तो कौन सा बिंदु बच गया है, C। तो देखो AB आधार है तो बिंदु C बच गया। C से कोई लंब खींचा गया है क्या,
पहले से ही खींचा गया है, नहीं खींचा गया रहता तो लंब हमको खींचना पड़ता। तो यहाँ पे CB, अब देखो मैं इसको CB बोलूं या BC बोलूं, दोनों का एक ही मतलब है, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, या तो CB या तो BC। अब सेम जो चीज अगर मैंने त्रिभुज ABC के लिए किया, सेम वही चीज आप ADB के लिए कर सकते हो। ध्यान देना आप लोग, ADB को आकृति में देखो, ADB। अब देखो इसका आधार इधर पे तो नहीं है, लेकिन उसका आधार तीनों भुजाओं में से आप किसी को भी ले सकते हो। मैंने बोला था आधार अगर आपको ढूंढना है तो आप वो 90 अंश ढूंढो, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो मैं खुद बनाऊंगा, लेकिन यहां पे ऑलरेडी 90 अंश है। तो अगर मैंने आधार AB ले लिया, किसके लिए? ADB के लिए। ADB में अगर आधार AB है, ध्यान देना आधार AB है, तो बिंदु A चले गया, बिंदु B चले गया, कौन सा बिंदु बच गया? D। क्या D से कोई लंब खींचा गया है क्या? हाँ, तो DA बोलो या AD बोलो, आपकी मर्जी, दोनों एक ही है, DA या तो AD, दोनों में से कोई भी लिखो आप। अब यहां पे देखो एक चीज क्या हो रहा है, जो हमारा ये आंसर आया है, ऊपर भी AB नीचे भी AB ऊपर वाले का क्या था? आधार, और AB नीचे वाले का क्या है? आधार। अभी हमने इसके पहले जो कंसेप्ट पढ़ा था, दोनों सेम है ना, AB और AB कट गया, तो लेकिन काटोगे तो कारण देना पड़ेगा। क्या काटा है आपने? आधार काटा है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? समान आधार वाले त्रिभुज। आधार समान था, आधार को काट दिया, लेकिन कारण देना पड़ेगा समान आधार वाले त्रिभुज। तो अब आपके पास आंसर क्या आएगा? एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज ADB बराबर BC बटे AD। क्या आपको मान दिया गया है BC और AD का? आप खुद देखो, BC का मान 4, AD का मान 8, तो वहां पे रखो एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज ADB बराबर BC की जगह 4, AD की जगह 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1/2। देखो सवाल आपको किस रूप में पूछा है? सवाल आपसे यही पूछा है कि आपको क्या ज्ञात करना है? एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज ADB। तो मेरा आंसर भी उसी रूप में लिखूंगा, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज ADB। आंसर कितना आ गया? 1/2। अगर आपसे ये नहीं पूछता, अगर आपसे ये पूछा रहता एरिया त्रिभुज ABC अनुपाते एरिया त्रिभुज ADB, देखो आंसर तो वही आता, लेकिन अगर इस रूप में पूछा रहता तो मुझे आंसर भी उस रूप में लिखना पड़ता, एरिया त्रिभुज ABC अनुपाते एरिया त्रिभुज ADB। तो आंसर कितना आता? 1/2। लेकिन ये चीज हमसे पूछा नहीं है, लेकिन हम ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम अपना आगे वाला सवाल कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का आकृति है। दत्त मतलब तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और ज्ञात मतलब तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। आपको ये क्वेश्चन ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि देखो दत्त क्या दिया गया है, PS। अब इसका अब आप समझ गए होगे, PS लंब है RQ पे, तो PS और RQ कहाँ है? देखो ये PS है, अब ये RQ है। अब बोलोगे सर ये लंब कैसे है? तो अपना बेसिक याद करो, ऐसा Q आपका कौन सा कोण बना रहा है? आपका अधिक कोण बना रहा है। अधिक कोण में लंब त्रिभुज के बाहर होता था, याद है? रचना में हम इसको बढ़ाते थे तो इसको भी बढ़ाते थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि ये आपका RQ है, ये आपका PS है, यही लाइन आगे बढ़ के गई है ना, तो ये दोनों लंब है। वैसे ही क्या बोला है? QT लंब है PR पे, QT है और ये PR है, दोनों 90 अंश बना रहे हैं। उसके बाद बोला है RQ का मान 6 है, तो हम जो मान दिया गया रहेगा उसको लिख लेते हैं कि थोड़ा सा हमको सवाल हल करने में आसानी होगी। RQ का मान 6, तो मैं अलग पेन से लिख रहा हूं कि आपको थोड़ा देखने में दिक्कत ना हो। यहां से यहां तक ये 6 दिया गया है। PS का मान भी 6, तो PS है यहां से यहां तक, ये कितना दिया गया है? 6। PR का मान है 12, PR का मान 12 है, मतलब यहां से यहां तक ये कितना दिया गया है? 12। जो ज्ञात करने के लिए दिया गया है उसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूं। QT का मान ज्ञात करना है। QT है कहां पे? QT। ये मान मुझे नहीं पता है, ये जो मैं रेड से कर रहा हूं यही मान मुझे निकालना है, तो मैं सिर्फ रेड से मार्क कर दे रहा हूं कि आपको समझ में आए, नहीं तो डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा।
अब देखो, अब ये सवाल बाकी सवाल से थोड़ा सा अलग है और ये सवाल को मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं। क्यों? ध्यान देना, क्योंकि ये सवाल आपके स्कूल के पेपर्स में या बोर्ड के पेपर में आने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि ये सवाल बाकी सवाल से थोड़ा सा अलग। क्यों मैं बोल रहा हूं? अब तक मैंने बोला था कि आपको बोलेगा कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने को, लेकिन यहां क्या बोला है? ध्यान दो, आपको दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है क्या? नहीं, यहां पे किसी क्यूटी मतलब कोई रेखा या किसी भुजा का मान पूछा है, लेकिन हमारा कोई नया कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई हमारा वही पहले वाला कंसेप्ट होगा। उसके लिए एक चीज ध्यान देना, आपको दिया क्या क्या गया है? आपको दिया गया है RQ, PS, PR और आपसे पूछा है QT। तो हम इसको हल करते इसमें सबसे पहले ध्यान देना, आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है PQR, वो त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको PQR, विजुअलाइज करो। PQR अधिक कोण त्रिभुज है, इसकी आधार क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, बता सकते हो आप लोग? मैं बोलूं कि अगर मेरे को एरिया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, बेसिक फॉर्मूला क्या था? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसको हल कर सकते हो आप लोग? अब क्यों हल कर रहे हैं उसका भी कारण बताता हूं, पहले इसको हल करते हैं। एरिया त्रिभुज PQR, अगर मैंने आधार RQ ले लिया तो ऊंचाई क्या होगी मेरी? ध्यान देना, R चले गया, Q चले गया, कौन सा बिंदु बच गया? P से कोई बिंदु लंब खींचा गया है, हाँ, कौन सा है आपका? PS, और ये आपका अधिक कोण है, इसलिए लंब आपके त्रिभुज के बाहर है। तो हमारा यहां पे लिखूंगा एरिया त्रिभुज PQR बराबर 1/2 गुणे आधार आपका क्या आ गया? RQ, और आपकी ऊंचाई क्या आ गई? PS। तो एरिया त्रिभुज PQR बराबर 1/2 गुणे RQ का मान मुझे पता है 6, PS का मान भी मुझे पता है 6, तो कटेगा कोई चीज? 2 तिहाई 6। अब एरिया त्रिभुज PQR बराबर 3 छक 18। क्या मैं इतने पे लिख के छोड़ दूंगा? अगर इतने पे लिख के छोड़ दूंगा तो आपका आधा नंबर चले जाएगा। कारण, आपको जो दिया गया है उसकी कोई इकाई दी गई है क्या? नहीं। तो अगर हमको जो दिया गया है इसकी कोई इकाई नहीं दी गई है तो इसका यह मतलब नहीं कि हमारा जो उत्तर आएगा तो उसमें भी हम इकाई नहीं लिखेंगे। जैसे कि आपने इसके पहले भी सीखा रहेगा कि अगर यहाँ पे मीटर दिया रहता तो आपका ये एरिया है, याद है? अगर किसी भुजा का मान निकालते हो, किसी भुजा या किसी रेखा का मान निकालते हो तो आपका क्या आता है? मीटर आता है, ठीक है? लेकिन अगर किसी चीज का क्षेत्रफल निकालते हो, किसी चीज का क्षेत्रफल, तो आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो मीटर का वर्ग, या तो आप क्या लिखते हो? वर्ग मीटर। सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर का वर्ग या वर्ग सेमी। तो अगर किसी का घनफल निकालते हैं या घन निकालते हैं, याद है? घनफल निकालते समय आप क्या करते हो? मीटर में दिया रहेगा तो क्या करते हो? मीटर का घन या तो घन मीटर, ये आपकी इकाई है जो आप पीछे लिखते हो। लेकिन अगर जब कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं, आपको मीटर दिया ही नहीं है, जब अगर कोई भुजा हो जिसमें अगर कुछ नहीं दिया गया रहेगा तो भुजा के लिए हम क्या लिखते हैं? इकाई। अगर किसी का क्षेत्र, जब कुछ नहीं दिया है, क्षेत्रफल के लिए हम क्या लिखते हैं? वर्ग इकाई। आप वर्ग इकाई बोलो या इकाई का वर्ग कर दो, जैसे यहां पे बताया हूं। वैसे अगर किसी का घनफल निकालना हो, घन निकालना हो, तो हम क्या लिखेंगे? घन इकाई। समझ में आया बच्चे? ये बहुत जरूरी है, आपका आधा मार्क्स इसके वजह से ही कटता है। जो बच्चे पूरे में से पूरा मार्क्स लाना चाहते हैं तो वो इस पे ध्यान दें कि आप इकाई में कहीं पे भी गलती ना करें। ज्योमेट्री में दो चीज पे ध्यान देना, एक इकाई, दूसरा कारण, कि अगर कोई चीज कारण आ रहा है तो कारण लिखना ना भूले। यहां पे जैसे कि मैंने बताया, अब इसमें मुझे कोई भी इकाई नहीं दी गई थी तो मेरा आंसर कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्या आएगा? इकाई आएगा। लेकिन ये मेरा क्षेत्रफल है तो इसलिए क्या आ जाएगा? आपका वर्ग इकाई आ जाएगा। समझ में आया? तो ये मेरे को मिल गया एरिया त्रिभुज PQR। लेकिन क्या सवाल में मेरे से एरिया त्रिभुज PQR पूछा था क्या? नहीं, सवाल में मुझसे क्या पूछा था? QT। एक छोटा सा जादू दिखाता हूं आपको बच्चा, ध्यान देना। मैंने RQ और PS का उपयोग किया कि नहीं? RQ और PS, तो RQ और PS का उपयोग किया तो RQ क्या है? आधार, और PS क्या है? ऊंचाई। और एक बार देखो जिसका उपयोग नहीं किया वो क्या है? किसका उपयोग नहीं किया उसको मैं रेड पेन से मार्क करता हूं। जैसे कि मैंने PR का उपयोग नहीं किया और QT मुझे लाना है। एक बार आकृति में देखो PR और QT है क्या? आकृति में देखो PR और QT सेम त्रिभुज को नहीं बदल रहा हूं, सेम त्रिभुज।
क्या एरिया त्रिभुज पी क्यू आर में, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, याद रखना अगर ये मैं पहला किया हूं यहाँ पे दूसरा कर रहा हूं या तो नॉर्मली उसी को कंटिन्यू करो। एरिया त्रिभुज पी क्यू आर का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर आपने आधार आर क्यू लिया तो आपकी ऊंचाई क्या आई थी, पी एस। ध्यान देना, आधार आर क्यू लिया तो ऊंचाई क्या आ गई थी, पी एस। एक बार आधार पी आर लो, ये आपका पी आर है, आधार पी आर। ध्यान देना, पी आर अगर आपका आधार है तो बिंदु P चले गया, बिंदु R चले गया। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 1/2 गुणे आधार की जगह, आधार की जगह मैंने क्या लिया है, पी आर, पी आर गुणे, जब मेरा बिंदु P चले गया, बिंदु R चले गया, कौन सा बिंदु बच गया, क्या Q। Q से कोई लंब खींचा गया है, हाँ क्या है आपका QT, तो आपकी ऊंचाई क्या आ जाएगी, QT। ध्यान देना, इससे आप एक चीज सीखे हो, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल में आधार और ऊंचाई फिक्स होगी क्या, नहीं। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मैं आधार किसी भी भुजा को ले सकता हूं। जब मैंने आधार नीचे वाली भुजा को लिया तो ये मेरी ऊंचाई थी, जब मैंने आधार ये वाली भुजा को लिया तो ये मेरी ऊंचाई आ गई। अब ये सवाल को आगे हल हम कैसे करेंगे, ध्यान देना। अगर ये आपका पहला पॉइंट था तो मैंने दूसरा किया तो इसको दूसरा पॉइंट लिख देता हूं। अब देखो एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर का मान पता है, पहले वाले कथन में देखो एरिया त्रिभुज पी क्यू आर का मान कितना है, 18 है, बराबर 1/2 गुणे पी आर का मान पता है 12 है, गुणे क्यूटी का मान नहीं पता, वही तो ज्ञात करना है। अब यहां पे एक चीज, कारण देखो पी आर बराबर 12 आ गया, कहां से, क्योंकि मैंने दत्त लिखा है, दत्त से मुझे पता चल गया। लेकिन एरिया त्रिभुज पी क्यू आर का मान 18 कहां से आया, आपका यहां से आया। ये कौन सा कथन है, पहला, तो हम यहां पे कारण देंगे, कहां से आया आपका, कथन 1 से। कहां से आया आपका, कथन 1 से, क्योंकि मेरे को पी क्यू आर का मान 18 मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूं, अगर मैंने कथन नंबर 1 डाला है तो मैं यहां पे लिख दूंगा कहां से आया, हमारा कथन 1 से। अब बाकी अब इसको आप नॉर्मली हल करो, 2 1 2, 2 6 12, तो 18 बराबर 6 गुणे क्यूटी 6। अब देखो मुझे क्यूटी का मान निकालना है, जिस चीज का मान निकालना है उसको अकेला करना पड़ेगा। अकेला करने का मतलब उसके अलावा वहां पे और कोई नहीं होना चाहिए। तो क्यूटी के साथ में यहाँ पे कौन है, 6 है, 6 गुणा कर रहा है तो इस साइड आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। 18 इधर आ गया, 6 भाग किया, क्यूटी अकेला हो गया। अब कटेगा, 6 1 6, 6 3 18, तो 3 बराबर क्या आ गया आपका, क्यूटी। क्या इसी को यहां पे लिख रहा हूं मैं, समझ जाना आप लोग, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं, क्यूटी बराबर 3 आएगा। क्या मैं इसको इसी तरीके से लिख के छोड़ दूं क्या, नहीं। आपको शायद कुछ, अगर आपकी इकाई कुछ भी नहीं दी रहती है तो क्यूटी आपकी एक भुजा है, तो भुजा के लिए हमने क्या सीखा था कि जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इकाई, क्योंकि अगर यही नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटने की संभावना बढ़ जाती है। तो ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सवाल को अब मैं कंक्लूड करूं कि बच्चों को शुरू में लग रहा था कि सर क्यों कि ये नहीं समझ में आया, अब आपको समझ में आएगा। ध्यान देना, आपका जो पहला 2 जोड़ी है उससे आपने त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाला। देखो ये अगर त्रिभुज पी क्यू आर है, उसका ये आधार है, ये ऊंचाई है। दूसरा जोड़ी भी ये आधार है, ये ऊंचाई है। देखो ना, आपका ये आधार और ऊंचाई लेके पहला हल किया, दूसरे में इसको आधार और ऊंचाई लेके इसको हल किया। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं। समांतर रेखाएं किसके बोलते हैं, समांतर रेखा की यही परिभाषा है ना कि वह रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित ना करें। कभी भी करने का मतलब समझ रहे हो, मान लो ये रेखा L है, ये रेखा M है, 2 रेखाएं हैं। अब रेखा L और M को कितना भी आप दाहिने साइड लेके जाओ या कितना भी बाएं साइड लेकर आओ, क्या ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित करेंगे क्या, नहीं। तो आपकी समांतर रेखा की यही परिभाषा होती है, वह रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। चलिए, समांतर रेखा के बारे में तो आपने पढ़ लिया। मेरा जो डाउट है, जो आप लोग सोचो क्या आपको आता है, मुझे ये ज्ञात करना है कि रेखा L और रेखा M के बीच की दूरी क्या है। रेखा L और रेखा M के बीच की दूरी बता सकते हो क्या आप लोग? कोई बच्चा बोलेगा कि सर एक काम करो, इधर से एक टेप लो, यहां तक माप लो, ये मेरी दूरी हो जाएगी। तो कोई दूसरा बच्चा बोलेगा सर इतना क्यों जा रहे हो, आप यहीं से इस साइड आ जाओ, ये मेरी दूरी हो जाएगी। बच्चा जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है, हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से दूरी निकालेगा तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो लेकिन कभी भी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। तो देखो ये आपका गलत है,
ये भी आपका गलत है। आपका सही क्या आएगा दूरी निकालने के लिए। जैसे देखो अगर आप लोग भी कहीं खड़े होते हो और अपनी ऊंचाई निकालते हो तो टेप एकदम सीधा लेकर आते हो कि नहीं, अगर टेप को टेढ़ा लेके जाओगे तो आपकी ऊंचाई गलत आएगी। उसी तरीके से समांतर रेखाओं के बीच की अगर दूरी निकालनी है तो जैसे मैं अब देखो ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा। मान लो यहां से मैं एक दूरी निकालता हूं, यहां से लंब खींचो, क्या खींचो आप, लंब। अब ये दूरी निकालोगे, याद रखना दूरी हमेशा लंबवत होती है। अगर किसी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी लंबवत दूरी, इसी को हम क्या बोलते हैं, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का लंब का मतलब आपको पता ही है कि 90 अंश। अगर मान लो रेखा L और रेखा M के बीच की जो लंबवत दूरी है अगर ये 10 है, एक एग्जाम्पल के लिए, तो कोई मुझे बताएगा अगर मैं लंबवत दूरी यहां से निकालूं, यहां पे भी एक लंब खींच दिया तो ये कितना होगा। जैसे ये लंब है तो ये भी लंब खींचाओ, अगर इसका मान 10 है तो ये कितना होगा, ये भी 10 होगा, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं। तो इससे आप एक चीज क्या सीखे हो पता है, समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, जो मैं लिख रहा हूं ना वही चीज ऊपर समझाया हूं कि समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, अगर ये लंबवत है तो ये भी आपका क्या है, लंबवत है। लंबवत मतलब 90 अंश बना रहा है। लंबवत दूरी क्या होती है, समान होती है। अब इसी को अगर मैं बोलूंगा रट्टा मार के रखो तो रट्टा मत मारो, हम एक डायग्राम बना लिए, डायग्राम से ही हमको समझ में आ गया कि दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की लंबवत दूरी अगर 10 है तो इसके बीच की भी लंबवत दूरी कितनी होगी, 10 होगी। तो ये आपका स्टेटमेंट है, का एक गुणधर्म है, समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी समान होती है। अब ये तो मैंने बता दिया कि एक छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ बच्चों को पहले से भी आता रहेगा। अब इसको हम यूज करेंगे अपने अगले सम में। बच्चों आपके पास ये चौथे क्वेश्चन का आकृति यहां पे बनाया गया है, क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है मैं लिखा हूं। और साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चन शायद ऊपर दिख भी रहा होगा, तो अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो हम यहां पे ध्यान देते हैं कि अगर आपको ये आकृति में क्या दिया गया है, एपी लंब है बीसी पे, एपी और बीसी को ढूंढो। देखो ये डॉटेड लाइन आपकी एपी है और ये लाइन आपका क्या है, बीसी। लंब मतलब 90 अंश बना रहा है, जो कि हमको आकृति में भी दिया गया है। अब बोला एडी समांतर, ये समांतर का चिन्ह है, सभी बच्चों को पता है कि दो लाइन अगर खींच दिए तो एडी समांतर है बीसी का। तो एडी कहां है, देखो ये एडी है और ये बीसी है। समांतर की यही परिभाषा है, कितना भी इस साइड जाओ या कितना भी इस साइड जाओ, क्या ये रेखा दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली है, क्या नहीं कर रही है, ये हमको दिया गया है। अब यहां पे ध्यान देना, आपको बोला है कि एरिया त्रिभुज ए बी सी अनुपाते एरिया त्रिभुज बी सी डी ज्ञात करना है। त्रिभुज का नाम तो दिया है, देखो ज्ञात मुझे अगर ये करना है तो मेरा जो आंसर भी आएगा इसी रूप में लिखना रहेगा। तो इसको मैं अभी अपने हल करने के लिए क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं, इसका मतलब ही तो यही होगा ना, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज बी सी डी। देखो हम हल करने के लिए चालू यहां से करेंगे, लेकिन जो भी हमारा आंसर आएगा, जब क्वेश्चन इस रूप में पूछा है तो हमारा आंसर भी इस रूप में आएगा। अब आपको इससे पता ये चल गया कि हमको स्टार्ट कहां से करना है। आपको पता है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात से, आपको त्रिभुज भी दे दिया गया रहेगा। तो चलो चालू करते हैं साथ में हल। अब हमको त्रिभुज ढूंढने की जरूरत है क्या, नहीं, पहले से दिया गया है एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज क्या नाम है, बी सी डी। अब आपको पता है कि अच्छा एक चीज मैं लिखना भूल गया, लेकिन आप लोग मत भूलो, क्या लिखना रहेगा, पहले हमको लिखना पड़ेगा दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखना, क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। मैं हल थोड़ा ऊपर लिख देता हूं आपको समझ में आए। अब हमारा सूत्र क्या है, B1 गुणे H1 B2 गुणे H2। एक ही सूत्र को इतनी बार यूज करने लग गए हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि B1 और H1 क्या है, B2 और H2 क्या है। चलो अब इसको अगर आप हल करोगे तो हमको करना क्या है, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज बी सी डी। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले हम ABC के बारे में, ऊपर वाला त्रिभुज कौन सा है, ABC, तो ABC से चालू करते हैं। त्रिभुज ABC कहां है आकृति में, ABC। तो इस त्रिभुज का आधार हम क्या ले लेते हैं, BC। तो आधार आ गया आपका BC गुणे, अब देखो बिंदु B चले गया, बिंदु C चले गया,
त्रिभुज ए बी सी में से बी और सी चले गया तो कौन सा बिंदु बचा है? ए। तो ए से कोई लंब है, पहले से ही खींचा गया है तो मुझे खींचने की जरूरत नहीं है, तो लंब का नाम क्या आएगा? एपी। वही आपकी ऊंचाई हो जाएगी एपी। वेरी गुड। जो चीज हमने त्रिभुज एबीसी के लिए किया सेम चीज आप त्रिभुज बीसीडी के लिए करो। तो पहले बीसीडी को आकृति में ढूंढो, कहां पे है? बीसीडी। ये त्रिभुज है बीसीडी। तो अब आपका आधार क्या आ जाएगा? बीसी। अगर हमारा आधार BC आ गया, ऊंचाई निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? B चले गया, C चले गया, हमारा कौन सा बिंदु बच गया? D। क्या D से कोई लंब खींचा गया है क्या? नहीं, यहां पे हमारा लंब खींचा नहीं है। तो लंब नहीं खींचा गया है तो लंब हमको खुद खींचना पड़ेगा। तो याद रखना BCD, तो लंब टेढ़ा नहीं आएगा, लंब सीधा आएगा, 90 अंश बनेगा। कोई नाम नहीं दिया रहेगा तो अपने मन से हम एक नाम ले लेते हैं M, और हमने खुद खींचा, रचना किया, इसलिए हम डॉटेड लाइन से खींचेंगे। याद है ये अधिक कोण है, C आपका अधिक कोण है, इसलिए लंब आपका कहां बन रहा है? बाहर बन रहा है। तो अगर मैंने खुद खींचा है तो एक रचना करके कहीं टॉपिक दे दो और रचना में लिख दो कि हमने इसको खुद बनाया है। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं रचना, तो हम क्या लिखेंगे कि मैंने DM लंब खींचा है। देखो किसके ऊपर खींचा है? इस लाइन में से ना किसी का भी नाम लिखो चलेगा, आप BP बोलो, BC बोलो, यहां तक कि BM बोलोगे तब भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि यह एक ही लाइन तो है, पूरी जा रही है। तो हमारा अगर त्रिभुज का आधार BC है तो मैं BC लिख देता हूं यहां पे फिलहाल के लिए, ठीक है। ये मैंने खुद खींचा इसलिए हमने यहां पे रचना में लिख दिया। तो अब मुझे बताओ, हम अपने आते हैं त्रिभुज BCD में, BC आधार हो गया तो DM आपकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो यहां पे मैं लिख देता हूं DM। अब वहां पे देखो कुछ हो रहा है, ऊपर नीचे क्या है? यहां पे भी BC है, यहां पे भी BC है, तो दोनों BC आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखो ऊपर वाले त्रिभुज में भी BC आधार था, नीचे वाले भी त्रिभुज में BC क्या है? आधार। और जब भी काट रहे होगे तो आपको कारण देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? समान आधार वाले त्रिभुज, क्योंकि आधार कट गए क्योंकि वो समान थे, समान आधार वाले त्रिभुज। तो आपके पास बचा क्या है? एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज BCD बराबर AP बटे DM। क्या आपको लगता है यह आपका फाइनल आंसर है? ऐसा लगता होगा नहीं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले आपने और हमने मिलकर एक नया कंसेप्ट सीखा था जो कि कुछ बच्चों को पहले से आता था। कौन सा कंसेप्ट? समांतर रेखाओं वाले में। क्यों मैं बोल रहा हूं नया कंसेप्ट? हमको कैसे पता चलेगा कि नया कंसेप्ट लगाना है कि नहीं लगाना है? ध्यान दो, AP बचा है, DM बचा है, दोनों का मान तो नहीं पता, लेकिन AP और DM है क्या? आकृति क्या बोलती है AP के बारे में और DM के बारे में? देखो AP भी क्या है? लंब है। DM भी क्या है? लंब है। और ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर रेखा। दिया है ना आपको, AD समांतर है BC, ये तो पहले से दिया है। और अभी हमने सीखा था कि दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है? समान। तो पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हमको ये पता है कि AD समांतर है BC। कैसे पता चला? क्योंकि ये आपको दत्त था। और हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AP और DM बराबर है, AP बराबर, लेकिन उसको डायरेक्ट लिखने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी समान होती है। ये चीजें हमने अभी पहले ही पढ़ा था। अब इससे आपको समझ में देखो मैंने समांतर यहां दिखा दिया, तो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कौन सी है? AP भी लंब है और DM भी लंब है। तो आपका AP बराबर किसके आएगा? DM के आएगा। और आपको थोड़ा सवाल करने में और आसानी होती है, तो अगर हम दोनों को AP बराबर DM है ना, तो मान लेता हूं माना AP बराबर DM बराबर कोई एक मान, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि उसका मान 5 है, 10 है, 15 है, तो कोई एक मान ले लेता हूं X है, मतलब AP का भी मान X है, DM का मान भी X है। अब नहीं भी मानोगे तब भी चलेगा, लेकिन मानने से थोड़ा आप लोग समझते अच्छे हो। क्यों? अभी जब मेरा AP की जगह पे भी X लिख सकता हूं, DM की जगह पे भी X, तो हमारा ये जो है, अगर मैं इसको 1, अगर मैं ये पूरे कथन को 1 बोलता हूं, या आप सिंपली कर दो इसको 1 बोल दो और इसको क्या बोल दो? 2 बोल दो, तो कथन 1 और 2 का उपयोग करो, कथन 1 और 2 से
1 और 2 से क्या करना है, ये दिखेगा आपको, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज बी सी डी बराबर एपी की जगह पे भी क्या लिखूंगा मैं, x, और डीएम के जगह पे भी क्या लिखूंगा मैं, x। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो आप क्या काटते हो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, मतलब ऊपर भी 1 नीचे भी 1। तो यहां पे भी जब मैं काटूंगा इसको तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। और एक चीज और आप ध्यान देना, अगर आप चाहें तो सिंपली लिख सकते हैं डीएम और एपी और डीएम को डायरेक्टली लिख के काट भी सकते हो और कारण दे सकते हो कि समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, क्योंकि लेकिन याद रखना ये ऊंचाई डायरेक्ट समान नहीं थी, ये समान हमने लाया। आप उस तरीके से भी कर सकते हो या हम डायरेक्टली मान लेके ऐसा भी हल कर सकते हैं। तो हमारा कितना आ गया, 1/1। हमारे पास जगह नहीं है, यहां पे इसको हम हल करते हैं, फाइनल आंसर यहां पे लाते हैं, आप लोगों को दिखेगा अच्छे से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज बी सी डी, आंसर आ गया है 1/1। क्या मैं उतने पे रुक जाऊं, मेरे से क्वेश्चन में वही पूछा था, एक बार ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था, इसको हम अपने आसानी के करने के लिए आसानी से हम हल कर सकते, ये तो हमने अपने लिए लिखा था। तो जब मुझे क्वेश्चन ये पूछा था तो मुझे आंसर भी उसी रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज ए बी सी अनुपाते एरिया त्रिभुज बी सी डी बराबर 1:1। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर। आपका प्रश्न संग्रह का 5वां और आखिरी सवाल, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज या पूरे के पूरे प्रश्न संग्रह में हमको सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि हमको त्रिभुज की आधार निकालना आना चाहिए और ऊंचाई निकालने आना चाहिए। अब तक आपने सवाल में देखा होगा कि आपने सिर्फ त्रिभुज का आधार निकाला है और ऊंचाई निकालना है और उसको वहां पे रख के और हल किया है। अब तक आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे सम करने में। मैं चाहता हूं कि देखिए ये आपको सम दिया गया है, ये आकृति है। अब ये आपके 4 सवाल है, 1 2 3 4। आप अगर चाहो तो वीडियो को यहां पे पॉज करके आप खुद ये चारों सवाल के आंसर को आप खुद लिख के रखो, फिर बाद में हमसे टैली करो कि क्या आपके आंसर्स राइट आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलो हम खुद कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले सवाल को एक्सप्लेन करता हूं। देखो जो दत्त है मैं यहां लिखा हूं, ध्यान देना। ये आकृति है, PQ लंब है BC पे, तो PQ कहां पे, ये PQ है और ये पूरा BC है, तो BC के ऊपर PQ 90 अंश का कोण बना रहा है, दिया गया है। AD लंब है BC पे, AD है और ये BC है, 90 अंश का कोण बना रहा है, ये भी दिया गया है। अब मुझे 4 अलग अलग चीज पूछिए लेकिन सेम वही है। यहां पे भी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है, चारों में भी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो हमारा वही बेसिक फॉर्मूला। तो बच्चों लोग देखो, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम यहां पे एक लाइन लिखते थे, याद है क्या लाइन लिखते थे, 2 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। यहां पे मैं इसको लिख के दिखा दे रहा हूं लेकिन आगे नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग अपने बुक में लिखना, जैसे जो भी पूछा है उसके ऊपर लिख देना 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। फिर हमारा सूत्र क्या है, याद है आप लोगों को, क्या है, B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। अब ये तो एकदम बच्चों जैसा हो गया कि सब में ये B1 और H1 और B2 और H2 निकालो और आपका आंसर आ गया। तो बोर ना हो और सवाल को हल करते हैं। आप पहले से हल कर ले रहेंगे तो हमसे आंसर मैच करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज PQB बटे एरिया त्रिभुज PBC बराबर, पहले PQB के बारे में, क्योंकि PQB आकृति में ढूंढो, PQB है कहां पे, PQB सबको दिखा, PQB। तो आधार में किसको ले ले रहा हूं, BQ को, तो आधार मेरा क्या हो गया, BQ गुणे, अच्छा आधार BQ हो गया तो बिंदु B चलेगा, Q चलेगा, कौन सा बिंदु बच गया है, P से लंब तो पहले से ही खींचा है, तो ऊंचाई क्या आ गई आपकी, PQ। वेरी गुड। सेम उसी तरीके से हम किसके लिए करेंगे, PBC आकृति में ढूंढो, PBC, देखो विजुअलाइज करो, PBC ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो हमारा BC क्या आ जाएगा, आधार गुणे, अब B चलेगा C चलेगा, कौन सा बिंदु बच गया है आपका, P से लंब है PQ, तो PQ। अब यहां पे भी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है आप लोगों को, देखो यहां पे भी PQ, यहां पे भी PQ, दोनों PQ क्या हो गया, कट गया। PQ आपका क्या था, ऊंचाई, तो आपको कारण देना पड़ेगा, क्या कारण देना पड़ेगा, समान ऊंचाई
वाले त्रिभुज, समझ जाओगे ना, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। तो आपका जो आंसर बच गया वो फाइनल आंसर है। एरिया त्रिभुज पी क्यू बी बटे एरिया त्रिभुज पी बी सी हमारा बच गया है बी क्यू बटे बी सी। अब देखो, अगर बी क्यू बी सी का मान दिया रहता तो हल करता, नहीं दिया गया है तो इतने पे छोड़ दो। यही आपका आंसर है। यही जो चीज हमने पहले में किया वही आगे के सभी सवालों में हल करना है। तो चलो साथ में करते हैं। देखो सूत्र हम डायरेक्ट लिखेंगे, आपको ऊपर लेकिन वो लाइन लिखनी पड़ेगी। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। हम क्या सूत्र लिखेंगे, b1 गुणे h1 भागे b2 गुणे h2। तो आएगा एरिया त्रिभुज PBC बटे एरिया त्रिभुज ABC बराबर, पहले ऊपर वाला त्रिभुज मतलब PBC के बारे में करते हैं। आकृति में देखो PBC कहाँ है, PBC, तो आधार आपका क्या हो गया BC, तो आधार हमने BC लिख दिया गुणे, अब B और C चलेगा, कौन सा बिंदु बच गया है P से कोई लंब है PQ, तो ऊंचाई क्या हो गई आपकी PQ। वही सेम चीज अब किसके लिए करना है, ABC। तो आकृति में ABC ढूंढो, कहां पे है आकृति में ABC, तो आधार आपका तो BC आएगा, तो आधार आपने BC को ले लिया गुणे। अब देखो B चले गया C चले गया, अब यहां पे कौन सा बिंदु बच गया है A, क्योंकि देखो ना ABC था, BC आपका आधार में चले गया, तो अकेले कौन सा बिंदु बच गया A से कोई लंब खींचा गया है AD, तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी AD। अब यहां पे कुछ कुछ हो रहा है आपको बच्चा, कुछ कुछ होने का मतलब यहाँ पे ऊपर BC नीचे भी BC, तो BC आपका क्या हो गया कट गया, और यहाँ पे BC हमारा क्या था आधार था, तो कारण हम क्या देंगे, जो कटा हमारा क्या था समान आधार वाले त्रिभुज, समान आधार वाले त्रिभुज। तो आपके पास बच क्या गया है, एरिया त्रिभुज PBC बटे एरिया त्रिभुज ABC बराबर PQ बटे AD। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी बोला था कि अगर इनका मान दिया रहता तो आगे हल करता, मान नहीं दिया गया रहेगा तो इतने पे हम छोड़ देंगे। अब आगे वाला सवाल साथ में करते हैं। हम डायरेक्टली अपना सूत्र लिखेंगे B1 गुणे H1 B2 गुणे H2, ठीक है, ऊपर लेकिन वो लाइन लिखना मत बोलना। अब हमारा क्या आएगा, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज ADC। अब सबसे ऊपर आपका क्या है ABC, तो ABC को आकृति में ढूंढो ABC, तो आधार हमने किसको ले लिया BC को, तो आधार BC को ले लिया गुणे। जब आपका आधार BC हो गया तो ABC में से BC चले गया, क्या बच गया A से कोई लंब है AD। उसी तरीके से आपके पास अब दूसरा नीचे वाला त्रिभुज क्या है ADC, तो ADC को आकृति में ढूंढो ADC, तो DC आपका क्या हो जाएगा आधार। जब आपका DC आधार हो गया तो बचा क्या है A से कोई लंब है AD, तो यहां पे AD खींचो, वापस से कुछ कुछ हो रहा है, ऊपर AD नीचे AD को हमने कैंसिल कर दिया, AD हमारा क्या था ऊंचाई था, तो क्या लिखेंगे समान ऊंचाई वाला त्रिभुज। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बच गया, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज ADC बराबर क्या बच गया BC बटे DC। जब इसका मान नहीं दिया गया है कुछ भी तो इतने पे हम छोड़ देंगे। बच गया है लास्ट वाला, लास्ट वाले को ध्यान देते हैं हम सभी लोग, सेम वही स्टेप करेंगे। दो त्रिभुज दिया है तो हम क्या लिखेंगे B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। आप बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके ऊपर अगर आप वो लाइन नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। क्या लिखना रहेगा, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एरिया त्रिभुज ADC बटे एरिया त्रिभुज PQC। अब हम बारी बारी से पहले ADC का आधार और ऊंचाई निकालेंगे। तो ADC है कहां पे ADC, आधार क्या आ गया DC गुणे, अब D चले गया C चले गया, कौन सा बिंदु बच गया उसके पास A से लंब खींचा गया है, कौन सा है आपका AD। जो किया मैंने ऊपर वही अब नीचे करना है PQC को आकृति में देखो PQC, तो QC आपका क्या हो गया आधार गुणे
Q चले गया, C चले गया, कौन सा बिंदु बच गया है हमारे पास? P से कोई लंब है PQ। अब इस केस में देखो पहला, दूसरा और तीसरा में आप लोगों को कुछ कुछ तो हो रहा था, मतलब ऊपर और नीचे कुछ सामान मिल रहा था, लेकिन यहां पे कोई ऊपर नीचे सामान मिल रहा है क्या? देखो एक बार, आपका कोई भी सामान नहीं है। जब कोई भी सामान नहीं है तो कुछ भी नहीं कटेगा, जब कुछ भी नहीं कटेगा तो यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा प्रश्न संग्रह 1.1 पूरी तरीके से खत्म होता है। जैसे कि हमने पहले बेसिक लेक्चर में भी बोला था कि 1.1 के लिए आपको जो बेसिक सिखाया गया था वो आता है तो आपको प्रश्न संग्रह में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा रहेगा हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम प्रश्न संग्रह 1.2 का बेसिक करेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तब तक बच्चे सब लोग अपना ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।